एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, और जब फिर मैं तैयारी की बात करता हूं तो तैयारी का मतलब होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इन तीनों में प्रीलिम्स तो चलिए क्वालिफाइंग है, मेंस 1500 नंबर का होता है और उस 1500 नंबर को जब आपको पास करने की इच्छा हो तो 900 नंबर का टारगेट बनाइए। 1500 नंबर में 900 नंबर का आप टारगेट बनाइए और 900 नंबर के टारगेट को जब आप सेट करेंगे तो आपके नंबर आएंगे लगभग 750 से 850 के बीच में। तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक। और इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके मेंस में ऑलरेडी ज्यादा नंबर है। अब मेंस में ज्यादा नंबर कहां से आ जाएंगे? तो मेंस में हाईएस्ट स्कोरिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। और मैं आपको पिछले जितने भी साल हैं उन सब के हिंदी के पेपर को पूरा यहाँ इन वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए और इस प्लेलिस्ट में डे 1 से 2024, 23, 22, 21 ऐसे करके पीछे चलते जाइए और आपको हर साल का पेपर रट डालना है। उसके पीछे वजह ये है कि आपने अगर 30 साल के पेपर यूपी पीसीएस मेंस में हिंदी के रट लिए ना, तो आप विश्वास करिए आपको कुछ करना ही नहीं है फिर। और परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत जल्दी यानी अगले 10, 15, 20 दिन में 26 जनवरी के बाद से आपको वेबसाइट पे हिंदी के यूपी पीसीएस मेंस की हिंदी की पूरी कंप्लीट ई बुक मिल जाएगी। बेहतरीन ई बुक मिल जाएगी, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपके सामने दिख रहा है यूपी पीसीएस मेंस में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सामान्य हिंदी की। ये है 2021 का यूपी पीसीएस का मेंस का पेपर है हिंदी का। फिर से 150 नंबर का पेपर दिख रहा है आपको, 3 घंटे का समय रहता है। हाईएस्ट स्कोर अगर आप अपनी औकात पे करना चाहते हैं तो 120 अब तक का हाईएस्ट स्कोरिंग कुछ बच्चों का गया है। वैसे आमतौर पे 100, 110 तक रेंज तक जाता है, ठीक। अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो 100, 110 इस रेंज में, लेकिन अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 150 में 120 भी गया है। तो आसान है, कोई बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं आसान है? क्योंकि फिक्स है कि कैसे क्या आना है। जैसे इस पेपर को भी आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इस पेपर को ध्यान से देखेंगे क्लियरली वन बात पता चलेगी कि 30 नंबर का पहला पैसेज है, एक गद्यांश है छोटा सा। देखिए ये लिखा हुआ गद्यांश है 40, मैक्सिमम 30 लाइन में लिखा हुआ है। छोटा सा लिखा हुआ गद्यांश है, उसको देख करके 3 सवालों का जवाब देना है। 30 नंबर में से लगभग 20 नंबर आप पा जाएंगे। 30 नंबर में से 20 आप पा जाएंगे, थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे। इधर दूसरा गद्यांश को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 नंबर में 15 से 20 के बीच में आप आराम से पा जाएंगे, ठीक, याद रखिएगा। फिर आता है 10-10 नंबर के 2 लेटर आते हैं। दोनों लेटर को अगर आपने पूरा पूरा सही लिखा तो 8 नंबर, 7 नंबर इस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक, सिंपल सा। उसके बाद 10 नंबर का आता है विलोम। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 8 प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी आप सही कर लेंगे। उसके बाद फिर 10 नंबर का आता है उपसर्ग प्रत्यय, ये आप पूरा का पूरा सही कर लेंगे। 10 में 10 का एक भी गलत नहीं होगा। फिर आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द कम से कम 5 आते हैं, तो आपको अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे ना तो 3-4 आपसे सही होंगे, यानी 7-8 नंबर आप पा जाएंगे। फिर 10 नंबर का आपको मिलता है क्या? शुद्ध वाक्य वर्तनी। पहले 5 प्रश्न वाक्य शुद्धि और 5 प्रश्न वर्तनी शुद्धि, तो इसमें भी आप 6 से 7 पा जाएंगे। और लास्ट में 30 नंबर का आता है मुहावरे एवं लोकोक्ति। यहाँ पे आप कम से कम 25 नंबर कवर करें तो देख लीजिए हो गया। ये जोड़ लेंगे तो लगभग आपका आराम से आ जाएगा 110 के आसपास मार्क्स। यानी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और यही हर बार पेपर आता है और आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब तक अगर आपने इसके पिछले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए पहला प्रश्न हमेशा क्या रहता है। ये गद्यांश दिया है, गद्यांश का मतलब पैसेज दे रखा है हिंदी में, इसको पढ़ के इसका भावार्थ बताइए। पहला प्रश्न हर बार यही रहेगा, याद रखिए। इधर देखिए, ये पहला प्रश्न, गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में बताइए। सिंपल, रट गया। यूपी पीसीएस मेंस में हिंदी का पहला प्रश्न रहेगा, गद्यांश को देखिए और उसका भावार्थ निकालिए। भावार्थ निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से आप इस पूरे 20-30 लाइन है अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ने के बाद समझ लीजिए कि कहानी क्या है। समझ में आ गई? अब उसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, अपनी भाषा में दिमाग में बिठा लीजिए कि कहानी का मेन क्रक्स क्या है, ये कहानी कह क्या रही है, और एक खूब बढ़िया अपने हिसाब से बना लीजिए। बस वही है उसका गद्यांश। गद्यांश का क्या? भावार्थ। आराम से बहुत अच्छे शब्दों में लिखिए। ये देखिए, आराम से खूब बढ़िया इसको लिख सकते हैं। जब आप भावार्थ लिख रहे हैं तो जैसे ये मान लीजिए 20 लाइन है तो आपको 7 से 8 लाइन भावार्थ लिखनी है। बहुत मैक्सिमम लिख दीजिए तो 10 लाइन तक लिख दीजिए। कोशिश करिए कि कुछ अगर इससे रिलेटेड कुछ मिल जाए तो बिल्कुल डालिए, ठीक। तीसरा, दूसरे नंबर पे जो प्रश्न आएगा इससे संबंधित कोई एक प्रश्न पूछ लेगा।
देखिए धर्म समाज कल्याण कैसे करता है, इसे गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करिए। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए बड़ा आसान है। धर्म मनुष्य में ऐसे गुणों का विकास करता है जिसका मानवता की, ये मैं अपने आप से नहीं बोलना, ये यही गद्यांश के आधार पर आपको अपना उत्तर देना है। और तीसरा प्रश्न बताइए क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न हर बार क्या होगा, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करिए। 3 रेखांकित पंक्तियां हैं, यानी आपको बड़े आराम से 15 नंबर तो मिल जाएगा। यही इसमें फायदा है। देखिए 20 नंबर का आता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना है। जैसे एक पतली सी लाइन है, 2 लाइन है, इसको बड़ी भाषा में लिखना है। तो आप जितना कोटेशन का यूज करेंगे, अभी मैं आपको एक निबंध का पीडीएफ दूंगा, आप देखिएगा निबंध में आपने सोचा नहीं होगा कि वैसा निबंध कोई कोई सोच सकता है, वैसा मैंने सोच के बना रखा है। तो आपके पास 3 अगर पंक्तियां, 3 अलग अलग पैराग्राफ की लाइनें हैं, तो तीनों लाइन में देखिए, हर लाइन में कभी कभी ऐसा होता है सिंगल एक बार में एक सिंगल रेखांकन होता है, उसमें बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिल पाता। लेकिन 3 अलग अलग पंक्तियां हैं, तो देखिए सबसे पहला पहला वन क्या है, किसी परिमित वर्ग से, सबसे पहले ये लाइन अंडरलाइन लिख लीजिए, उसके बाद उसकी व्याख्या लिखिए। ठीक, व्याख्या लिखने के बाद खूब बढ़िया इस तरीके ऐसा रहेगा, उसकी आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या कोई भी लिखें, व्याख्या का मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखना है, इतना बढ़िया से लिखिए जहां जरूरत पड़े। धर्म को देख रहे हैं क्या है, किसी परिमित वर्ग से कल्याण का संबंध रखने वाले धर्म की अपेक्षा जन समूह के कल्याण से संबंध रखने वाला धर्म उच्च कोटि का है, यानी दूसरों का परहित। देखिए अब यहाँ पे आप तुरंत क्या डाल सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल, देखिए जैसे देखते ही मुझे दिमाग में आया कि परहित सरस धर्म कोई नहीं, दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। आप लिखिए, देखिए अभी आपका नंबर 2 मिलना था, 5 मिलेगा, पक्का यही है। फिर ऐसी दूसरी लाइन को देखिए, अखिल विश्व की स्थिति रक्षा परता पूर्ण पुरुषोत्तम में ही रहता है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब आप ऐसे देखना है आपको कि एक एक लाइन अंडरलाइन में आप क्या कोटेशन, हिंदी इंग्लिश संस्कृत किसी में भी डाल सकते हैं, डालिए, शर्माइए मत, खूब बढ़िया आपको नंबर मिलेगा, आप उसको जरूर डालिए। तो ये है दूसरा। उसके बाद देख लीजिए, ये तीनों बोल दिया। अब इन तीनों को जब आप अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो 30 में लगभग आपको आराम से 20 नंबर मिल जाएगा। फिर आता है दूसरा प्रश्न, आपके सामने दिख रहा है गद्यांश, फिर दिखेगा। अब देखिए गद्यांश छोटा सा है, गद्यांश में 3 प्रश्न फिक्स हैं। गद्यांश का सबसे पहला प्रश्न रहेगा दूसरे वाले में, गद्यांश का शीर्षक बताइए। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। ये देख लीजिए पहला प्रश्न क्या आ गया, इधर देख लीजिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, ये है पहला प्रश्न। गद्यांश का शीर्षक बताइए, सबसे पहला प्रश्न, गद्यांश को पढ़िए और उसका शीर्षक बताइए। तो गद्यांश का शीर्षक है लोभियों का व्यक्तित्व। फिर इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछ लेगा, गद्यांश के आधार पर लोभियों के लक्षण बताइए। देखिए तुरंत आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा लोभियों के लक्षण, ये देख लीजिए, कुछ ना पाने की, मान अपमान में समान भाव, क्या और क्या चीज जिससे कुछ पाने, ये देखिए यहाँ है, क्रोध दया घृणा लज्जा आदि करने से क्या मिलता है, क्या करने जाए, जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं उसके लिए उनके मन में किसी कोने में कोई जगह नहीं होती। ये देख रहे हैं ना, ये सब चीजें, ये आपको इसमें याद रखना है। लज्जता ये प्रमुख लक्षण है। लोभियों के बल पर काम क्रोध जीतते हैं, काम और क्रोध के बल पर सुख की वासना त्याग करते हैं, जिस चीज में उनको फायदा बस वही काम करेंगे। तो ये लोभियों का कैरेक्टर है। तीसरा संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब हो गया इस पूरे गद्यांश को 1/3 में लिखना है, 1/3 भाग लिखना है। इसको पूरा पढ़ लीजिए, मन में इसका वो कर लीजिए और उसके बाद 1/3 भाग में लिखिए। और हमेशा याद रखिए कोटेशन जरूर डालने की कोशिश करिए, क्योंकि 20 नंबर का है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। 10 लाइन तो आपको लिखना ही होगा, लेकिन उसमें एक कोटेशन और बढ़िया से सुंदर सी लाइन, तभी तो भैया 20 नंबर में आपको 15 कहाँ से पाएंगे, नहीं पा पाएंगे ना। अगर आप अच्छे से लिखेंगे 20 में से 10 पा पाएंगे, 20 में से 12 पा पाएंगे, अच्छा लिखेंगे तो ये 2 गद्यांश आपको इस तरीके से पूरा करना है। जब इतना हो जाए तो फिर देखिए 2 आता है क्या, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी पत्र से कैसा भिन्न होता है। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या 99 194 33 227 वाला जो नंबर है, आप उस पर कॉल व्हाट्सएप करिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत घबराना नहीं है, और नहीं मिलेगी तो आप परेशान मत होइए, 10-15 दिन में आपको ये सारी मिल जाएगी, मेरी लिखी हुई चीजें मिल जाएगी। नगर महापौर की ओर से महानगर में डेयरियों के शासनादेश को इसको पत्र लिखिए। तो अर्ध सरकारी पत्र है, देखिए खूब बढ़िया से दोनों पत्र के बारे में, और इसके लिए भागना नहीं, मैंने लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मेट है। उसके बाद सरकारी पत्र और इन दोनों का वो लिख लिया। 10-10 में से 8-8 नंबर आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक, 7-8 नंबर आराम से दोनों में पा जाएंगे आप, अगर गलती नहीं करेंगे तो। उसके बाद आ जाता है तुरंत, देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द 10 ठो आएगा, 10 लिखना है, जैसे अनुक्रिया प्रतिक्रिया, ये मैं आपको खूब बढ़िया दूंगा आने वाले समय पे। अधिष्ठित अनाधिष्ठित, वादी प्रतिवादी, सज्जन दुर्जन, सुपुत्र कुपुत्र, राग द्वेष, सम्मुख विमुख, सलज्ज निर्लज्ज, उदांत अनुदात, यानी आपको ये
30 साल में आए हुए यूपीपीएससी के सारे प्रश्न रट डालेंगे तो आपको ये गलत नहीं होगा, मैं दूंगा, डोंट वरी। ठीक। निम्न शब्दों में उपसर्ग 5 आएगा और 5 प्रत्यय आएगा। उपसर्ग जो पहले लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है। उपासना में उपसर्ग, दुस्साद में दुस उपसर्ग, निमीलित में नी उपसर्ग, सुपुत्र में सु उपसर्ग, अपस्मार में अप उस उपसर्ग, अपनारा अपनापा मतलब नापा, ठीक, आपा। वैदिक में इक प्रत्यय, राधे में ए प्रत्यय, गुरुता में आ ता प्रत्यय, ग्रामीण में इन प्रत्यय। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं क्यों कहता हूं यूपीपीसीएस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द याद रखिएगा, पूरे यूपीपीसीएस में या यूपीपीएससी के कोई भी एग्जाम में दो चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक विलोम हर बार आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा, और तीसरा मुहावरा और लोकोक्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता कहलाता है। ये कम से कम 3 बार आरओ में पूछ चुका है। मुकदमा दायर करने वाला वादी और उसके अपोजिट वाला प्रतिवादी। ठीक। युद्ध की प्रबल इच्छा जिसमें युयुत्सु बहुत बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है। उत्तर देके खंडन करना प्रत्युक्त होता है। अब वाक्यों को पहले 5 प्रश्न वाक्य शुद्धि होगा और 5 प्रश्न वर्तनी शुद्धि होगा। देखिए, तुम्हारी किताब ले आओ, तो तुम अपनी किताब ले आओ होगा। जैसे दूसरा, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। सही वाक्य ये है। यह एक गहरी समस्या है, यह एक गंभीर समस्या, गहरी समस्या नहीं, गहरा कुआं होता है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था, तो मोहन पिछले वर्ष या विगत वर्ष, इसमें आप पिछले वर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक, गया था, तो देखिए अब या तो इसका ये हो सकता है मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता जाएगा, और या फिर क्या हो सकता है मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था या पिछले वर्ष कलकत्ता गया था। गणित एक कठोर विषय है, कठोर नहीं होता, कठोर पत्थर होता है, कठोर दिल होता है, कठिन क्या होता है, विषय होता है। अब देखिए, वर्तनी शुद्धि, व्यवहारिक, 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 व्यावहारिक, ठीक, तत्कालिक, तात्कालिक होता है। ठीक, आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है। पूजनीय, पूजनीय होता है। इच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है। ठीक, ये तो हो गया वर्तनी शुद्धि। अब उसके बाद देख लीजिए 10 मुहावरे आपके सामने दिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 30 नंबर सिर्फ मुहावरों से कवर होना है। मुहावरे का अर्थ लिखिए और उसका वाक्य प्रयोग करिए। कक्षा 2 से आप यही पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर ये ना कर पाए तो फिर धिक्कार है आप पे। सबसे पहला, जब तक सांस तब तक आस, मतलब आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना। शैतान की आंत, बहुत लंबी बात, मतलब शैतान क्या मतलब खत्म ना होने वाली बात। ठीक, ठन गोपाल मतलब बहुत गरीब आदमी। खाक छानना मतलब जब बिना वजह के व्यर्थ इधर उधर भटकना। आंखें बिछाना मतलब आदर पूर्वक स्वागत करना। फिर आड़े आना मतलब बाधक होना। हाथ कंगन को आरसी किया मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। झूठ के पाव नहीं होते, मतलब झूठ बहुत देर तक स्थायी नहीं रहता। अगला, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हर जगह से आप चतुर्दिश लाभ ढूंढना, चतुर्दिश लाभ का दावा करना, जिसका काम उसी को साझे, यानी योग्यता के अनुसार ही काम को करना चाहिए। ये है 2021 के यूपीपीसीएस मेंस का हिंदी का पेपर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। मैं ऐसे ही पिछले 30 साल के सभी पेपर की पूरी एनालिसिस करूंगा, ताकि हिंदी में तो आपको कोई दिक्कत हो ही ना। अब 150 में से 120 टारगेट करें, 110 112 आप ले आकर के छोड़ दें। थैंक यू सो मच। टॉपर्स कोड के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।